हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने कुछ कॉन्जुगेटेड सिस्टम कंप्लीट किए थे, ठीक है। और उससे पहले भी हमने कॉन्जुगेशन ही देखा था। तो आज की क्लास में हमारी रेजोनेंस पे ही बेस्ड है, जिसमें हम अगले कॉन्जुगेशन से स्टार्ट करेंगे। तो हमने कौन कौन सा कॉन्जुगेटेड सिस्टम देख लिया। पहला देख लिया पाई सिग्मा वैकेंडी, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन, पाई सिग्मा पाई और हमने कौन सा देखा है, यानी हमने इतने टाइप के सिस्टम देख लिए, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब हमारे पास दो सिस्टम बचता है, जिन्हें दो सिस्टम को हमें ऑब्जर्व करना है। बोर्ड आपको दिख रहा है क्लियरली? तो इतने सिस्टम हमने पढ़ लिए। अब जो दो सिस्टम हमारे बचते हैं हम उन पे बात करते हैं। वो दो सिस्टम हमारे कौन कौन से। तो पहला सिस्टम हमारा कौन सा बचता है? पहला सिस्टम हमारा बचता है व्हेन लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज आर एट अल्टरनेट पोजीशन, ठीक है, या फिर एडजेसेंट। तो हम इसके लिए केस उठाते हैं। सपोज मैंने उठाया एग्जांपल CH3O CH2 प्लस। अब देखो, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्या रेजोनेंस हो सकता है। तो रेजोनेंस के लिए कुछ कंडीशंस है जो मैं लिखवा दूंगा। ये एटम sp3 है, और आपने अभी तक देखा होगा कि sp3 एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये इस कंडीशन में क्या है, तो ये है, ये भी sp3 है और ये है sp2। लेकिन sp3 कार्बन होना चाहिए जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये sp3 है, बट इसके पास लोन पेयर है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन है जो डीलोकलाइज हो सकते हैं। इसका मतलब, अब देखो इस चीज को एक बार सोचो थोड़ा सा। मैं इस स्ट्रक्चर को बना के देखूं तो CH3O CH2, अब इसके पास जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है या लोकलाइज्ड, उसे हम कैसे पता करते हैं? अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, अब इसके सामने सिस्टम क्या है? लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, यानी ये सिस्टम हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, ठीक है। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम अगर ये है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब ये जो लोन पेयर है ये है डीलोकलाइज्ड, और डीलोकलाइज्ड होने के बाद इसकी, अब जैसे मैं इसका RS फॉर्म करूं तो इसका RS क्या है? CH3O डबल बॉन्ड CH2, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस कंडीशन में अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करूं तो वो हो जाता है sp2। तो ये है डीलोकलाइजेशन और लोकलाइज्ड लोन पेयर का मतलब। यानी यहाँ पे डीलोकलाइजेशन, अब जब तक डीलोकलाइजेशन हमने नहीं किया था ये sp3 था, लेकिन जैसे हमने डीलोकलाइजेशन किया ये बन गया sp2। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पार्ट है और वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है तो वो डीलोकलाइज्ड होगा, और अगर उसके आसपास कोई कॉन्जुगेशन नहीं है तो वो कैसा होगा? लोकलाइज्ड। फॉर एग्जांपल लोकलाइज्ड का हम ले लेते हैं। अभी इसी एग्जांपल को मैं ऐसे लिख देता CH3O CH3। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है डाइमिथाइल ईथर। दूसरा नाम होता है इसका मेथॉक्सी मीथेन। दो R के बीच में अगर सिर्फ O आ जाता है सिंगल बॉन्ड से तो उसे हम बोलते हैं ईथर ग्रुप। तो ये क्या है? ईथर है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें किसी भी टाइप का रेजोनेंस नहीं है। यहाँ पे किसी भी टाइप का रेजोनेंस हमें नहीं ऑब्जर्व हो रहा है। ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि ये लोन पेयर डील अपना मतलब लोन पेयर शिफ्ट करके कहीं बॉन्ड बना देगा। यहाँ पे क्या है? sp3 कार्बन है। sp3 कार्बन तो कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों sp3, अब इसको ना तो इधर देने लायक है ना इधर देने लायक है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है इसके पास। तो इसका मतलब इस केस में जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, यानी अब इसका हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ sp3 होने वाला है, sp3 से चेंज नहीं होगा। बट उस केस में क्या हुआ था? उस केस में जब तक वो रेजोनेंस नहीं कर रहा था तब तक हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, और जैसे ही उसने रेजोनेंस से पार्टिसिपेट किया उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होके sp2 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम था, उससे हटके हमने थोड़ी सी बातें की। मैंने आपको लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर का मतलब बताया। अगर रेजोनेंस की वजह से लोन पेयर शिफ्ट हो सकता है तो वो है डीलोकलाइज्ड, और अगर रेजोनेंस जैसी कोई चीज नहीं ऑब्जर्व हो रही है, लोन पेयर आपका कहीं शिफ्ट नहीं हो सकता, तो वो होता है लोकलाइज्ड। बना लीजिए इसको।
दूसरा सिस्टम उठाते हैं। तो ये हम पढ़ रहे हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम नंबर 6। इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब सिंपल सी चीज है, मैं आपसे पहला क्वेश्चन करता हूं कि ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है या लोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड, तो आपका आंसर क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, देखो इसके एडजेसेंट पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, तो इसका मतलब ये क्या है? डीलोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड नहीं है क्योंकि इसके पास टेंडेंसी है रेजोनेंस करने की। इसके पास आगे ऐसी चीज है जिसकी वजह से रेजोनेंस कर सकता है। तो ये बन गया इसका आरएस। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डीलोकलाइज्ड लोन पेयर कौन से होते हैं और लोकलाइज्ड कौन से होते हैं। डीलोकलाइज्ड मतलब जो अपनी जगह से शिफ्ट होके कहीं और जा सकते हैं, और लोकलाइज्ड मतलब जो एक बार जहां पे हैं वहां से कभी भी चेंज ना हो पाए, यानी उनको रेजोनेंस के लिए आगे कोई सिस्टम मिल ही नहीं रहा, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा कि वो रेजोनेंस करके अपने लोन पेयर को डीलोकलाइज्ड कर पाए। ये सिस्टम है। अब क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज सिग्मा लोन पेयर, लोन पेयर उतर के आएगा और स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड NH2, और नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था अगर अपने लोन पेयर को कोई बॉन्ड में शिफ्ट करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे कार्बन पे किसी भी टाइप का नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो यहाँ पे कार्बन पे शिफ्टिंग कहीं नहीं हुई है, तो इसने क्या सिर्फ इसको वैकेंट से फुलफिल किया है, बॉन्ड दिया, बट इसमें नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। लेकिन इसने तो अपना लोन पेयर डोनेट किया है ना, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये लोन पेयर भी कैसा है? ये है डीलोकलाइज्ड, क्योंकि इसको सामने रेजोनेंस करने का मौका मिल रहा है। तो ये लोकलाइज्ड तो है नहीं, चेंज हो रहा है अपनी पोजीशन से, यानी ऊपर वाले केस में वो sp3 था और नीचे वाले केस में वो sp2 हो गया। तो यही चीज है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाए किसी एटम का उसके लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर के शिफ्टिंग की वजह से, तो वो लोन पेयर आपका डीलोकलाइज्ड होता है। और किसी भी कंडीशन में अगर हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हुआ तो वो आपका लोकलाइज्ड होता है। अब ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है या लोकलाइज्ड है, ये क्वेश्चन है आपसे, इसका आंसर आप लोग दोगे। ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है या लोकलाइज्ड है, और अगर डीलोकलाइज्ड है तो कितने आरएस बनेंगे ये आपको बताना है। ऑक्सीजन है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी लोन पेयर होंगे, तो इसके लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हैं या लोकलाइज्ड हैं, ये क्वेश्चन है। और है तो कितने आरएस बनाएंगे, क्या होगा? तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट एग्जांपल है, आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये बताना है कि कौन से लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हैं, और फिर उसके बाद अगर डीलोकलाइज्ड हैं तो उनके आरएस कितने बन रहे हैं ये आपको बना के प्रैक्टिस करनी है। ये थे हमारे टोटल 6 टाइप के सिस्टम, और 4 to 4:45 अपना डाउट सेशन है जो कि जूम मीटिंग पे मैं लूंगा। तो वहां पे आप लोग को जिस भी टाइप के डाउट्स आए हों, तो आज की डेट में आप लोग अपने ऑर्गेनिक में जो हमने जीओसी स्टार्ट किया, जितने भी डाउट्स हैं उनको आप लोग साइड में लिख के रख के चलो,
और जूम मीटिंग में पूछ लेना जिसके जो भी डाउट्स वगैरह हो। डाउट सेशन है अपना वहाँ पे 45 मिनट का। चलिए, तो ये एक और सिस्टम था। अब लास्ट सिस्टम है। लास्ट सिस्टम क्या है? कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड सिग्मा एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल। देखो वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनकी बात करूं तो इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p2, 1s2 2p2 2s2 और 2p3, मतलब एक एक अब p में ही बढ़ते चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2p4, यहाँ क्या हो जाएगा? 2p5। अब इसके बाद देखो, अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन आएगा या इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करानी होगी तो ये किस में कराएंगे? ये कराएंगे 3s में, जो कि वैकेंट है। अगला ऑर्बिटल 3s ही है। अगर इनको जंपिंग करानी हुई तो 3s में ही करा पाएंगे, ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूं सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। इसका क्या हो जाएगा? मतलब बाकी सेम रहेगा, सिर्फ p में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे। 3p3, ये क्या हो जाएगा? 3p4, और ये क्या हो जाएगा? 3p5। अब इनकी जंपिंग अगर हमें करानी नहीं तो इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है d, यानी हम d में, और जंपिंग में आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि कैसे इलेक्ट्रॉन की जंप कराई जाती है, एक्साइटेड स्टेट में कैसे इलेक्ट्रॉन को भेजा जाता है। तो आप देखो तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन थर्ड पीरियड और थर्ड के बाद वालों के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल मिलता है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल का अगर रेजोनेंस है तो किसी भी नॉर्मल केस से ज्यादा स्टेबल माना जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इन सब के पास वैकेंट डी है, यानी इनका इलेक्ट्रॉन डी में जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन डी में जा सकता है मतलब इनके पास ज्यादा टेंडेंसी होती है बॉन्ड बनाने की कंपेयर टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट। तो वैकेंट डी जिनके पास है उसका रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं CH3 या फिर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड F, और मैं इसी जगह एक और एग्जांपल ले लूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। अब बात कैसी है कि दोनों में रेजोनेंस है, क्योंकि यहां पे भी 3 लोन पेयर है और यहां पे भी 3 लोन पेयर है। तो दोनों में केस क्या है? दोनों में केस है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर का। ये एक टाइप का कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम में तो रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है। बट बात क्या है कि यहां पे रेजोनेंस होने की सिर्फ एक कंडीशन है, वो ये सिर्फ एक ही कंडीशन है। लेकिन इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है इसलिए। और यहां पे अगर तुम देखो तो यहां पे सिर्फ माइनस आई का केस लग रहा है, यहां पे सिर्फ माइनस आई, यानी फ्लोरीन क्या करेगा? अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा और इस कार्बन को नेगेटिव बनाएगा खुद, ठीक है, इतना ही कर सकता है। लेकिन ये वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो ऑलवेज याद रखना जिसके पास वैकेंट डी होगा, यानी सेम स्ट्रक्चर है, सेम ग्रुप से बिलोंग करता है, लेकिन वैकेंट डी की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ऑलवेज ज्यादा रहेगी। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस यहां पे आ गया। मैं इसको थोड़ा सा रिंग वाले स्ट्रक्चर में इसको समझाऊंगा कैसे स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है, ठीक है। यहां पे सिर्फ आपको क्या देखना है कि अगर कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस कंटेन कर रहा है और सामने वाला नहीं कर रहा है तो वैकेंट डी वाला आपका ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल सेकेंड स्ट्रक्चर है, क्यों? क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं CH2 C डबल बॉन्ड CH C Cl3, और यहां पे क्या ले लूं CH2 डबल बॉन्ड CH C F3। अब इस केस में क्या होगा? तो देखो इस केस में आपका रेजोनेंस है क्या? है ही नहीं, आपका रेजोनेंस नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन पे कुछ भी नहीं आ रहा। अब आप इसको अगर थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में देखो तो Cl तो इस पे लगे हुए हैं और लोन पेयर Cl पे है, इसमें भी F किस पे लगा हुआ है, C पे लगा हुआ है, यानी कि पाई सिग्मा सिग्मा लोन पेयर। सिस्टम कैसा हो रहा है, पाई सिग्मा सिग्मा लोन पेयर। तो अगर आपका रेजोनेंस नहीं हो रहा है, फिर भले ही किसी के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, अब इसके पास वैकेंट डी है लेकिन रेजोनेंस तो नहीं कर पा रही ना वो वैकेंट डी, उस केस में आप सीधा सीधा इंडक्टिव इफेक्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कि किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। अब ये भी क्या है, सी पे 3 कार्बन लगे हुए, CCl3 ग्रुप है, यानी ये कार्बन की चेन है, ये ग्रुप है, ये कार्बन की चेन है, ये ग्रुप है, तो क्या होगा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके जाएगा, तो इस केस में आपका CF3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस जैसी कोई चीज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई इंडक्टिव इफेक्ट का रूल हम लगाएंगे, और इंडक्टिव इफेक्ट का रूल क्या बोलता है कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके जाएगा। तो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, इनको आप लोग नोट बना के साइड में लिख लिया करो जो मैं बता रहा हूँ, जिससे क्या होगा, आज मैं बता रहा हूँ, आज आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, लेकिन आगे जब आप खुद से पढ़ोगे तो आप इनके रीजन ही नहीं समझ पाओगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो जो भी चीजें मैं एक्सप्लेनेशन फॉर्म में दे रहा हूँ उसको अपनी लैंग्वेज में उसी एग्जांपल के नीचे नोट बना के लिख लिया करो, जिससे कि आपको जब भी आप अपनी कॉपी रीड करो आपको पता रहे कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, तो मैं को फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर स्ट्रक्चर में वैकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है, ठीक है, भले ही फिर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होने की वजह से वो स्ट्रक्चर ऑलवेज ज्यादा स्टेबल रहेगा। और अगर किसी में वैकेंट डी ऑर्बिटल है लेकिन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में सीधा सीधा इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा जो आपका क्या नाम है डोमिनेटिंग होता है स्टेबिलिटी के टुवर्ड्स, वो होता है रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। तो इंडक्टिव से ज्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट स्टेबिलिटी के टुवर्ड्स डोमिनेटिंग होता है। तो इस केस में इंडक्टिव को हमने क्या किया, साइड में कर दिया, लेकिन नीचे वाले केस में मेसोमेरिक है ही नहीं, रेजोनेंस है ही नहीं, और रेजोनेंस नहीं है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। चलिए इसको मैं और अच्छे से समझाता हूं एक स्ट्रक्चर में। तो ये जो पॉइंट्स हैं आप लिख लेना। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं लेता हूं बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे लगाता हूं मैं फ्लोरीन। ठीक है, अब देखो मैंने फ्लोरीन लगाया है, क्या फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, बिल्कुल नहीं है। क्या होगा हम देख लेते हैं, इसके कितने आरएस बन सकते हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहां भेजेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां जाएगी। सेकेंड स्ट्रक्चर क्या आ रहा है, सेकेंड स्ट्रक्चर आ रहा है हमारा डबल बॉन्ड F, नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये इधर आएगा। और मैंने आपको बताया था कि किसी के पास कितने भी लोन पेयर हो, रेजोनेंस में एक टाइम पे सिर्फ एक लोन पेयर ऑपरेट करेगा। ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, F, बाकी चीजों को आपको एज इट इज रखना है रेजोनेंस के थ्रू, जहां पे चेंजेस आ रहे हैं सिर्फ उन चेंजेस को दिखाना है। ये यहाँ पे नेगेटिव बॉन्ड से डबल बॉन्ड बना रहा है, उतर के आया ना, एरो का इंडिकेशन ऐसा है, और ये कहां जा रहा है, यहाँ जा रहा है, नेगेटिव चार्ज, बाकी चीजें सेम रहेंगी। अब इस केस में क्या होगा, ये यहां जाएगा तो ये यहां चला जाएगा। नेक्स्ट आरएस इसका क्या आने वाला है, नेक्स्ट आरएस इसका आने वाला है डबल बॉन्ड F, ये नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, ये यहां आएगा और ये वापस से यहां चला जाएगा। तो इसका नेक्स्ट आरएस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो ऐसा है F के पास वापस से 3 लोन पेयर, और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड। ठीक ये स्ट्रक्चर आ गया। अब फर्स्ट और लास्ट आपके सेम है, लेकिन क्या हुआ, रिंग के अंदर के डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो चुकी है। ये सब हम सीख चुके हैं, अब इस पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो इसके हम सीधे, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे टोटल आरएस कितने आए, 5 आरएस आर प्रेजेंट। अब मैं स्ट्रक्चर लेता हूं Cl, सेमी ग्रुप के, इसके पास भी 3 लोन पेयर है। तो भाई इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो इससे ज्यादा आरएस निकल के आने चाहिए। मैंने आपको बताया था द स्ट्रक्चर विच हैव मोर नंबर ऑफ आरएस विल बी मोर
स्टेबल, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा। सेकेंड आरएस इसका क्या बनने वाला है? सेकेंड आरएस इसका बनेगा कि आप यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दो और यहाँ नेगेटिव चार्ज कर दो, बाकी एज इट इज सारी चीजों को रहने दो। अब ये नेगेटिव चार्ज उतर के यहाँ आएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा। तो थर्ड आरएस इसका क्या आ रहा है? थर्ड आरएस आ रहा है इसका डबल बॉन्ड Cl, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, ये आ गया। अब क्या होगा? अब ये यहां जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस केस में ना हमने एक चीज और कर दी। चलो ये स्ट्रक्चर से तो ज्यादा चीजें क्लियर नहीं होंगी, हमें क्या है कुछ और भी लेना था इसको समझने के लिए, बट नहीं ले पाया मैं। चलो ये तो एक नॉर्मल सा एग्जांपल हो गया अभी फिलहाल। ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ठीक। फिर क्या होगा? ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा। इस केस में आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि इस केस में आरएस बिल्कुल सेम ही आने वाला है। इस केस में आरएस का नंबर नहीं बढ़ेंगे। ये एग्जांपल है, तो इसमें चलो ये एक नॉर्मल सा एग्जांपल मान लो जिसमें तुमने लोन पेयर और डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन किया है। 5-5 आरएस दोनों के आ रहे हैं। यहां से हम नहीं समझ पाएंगे, हमें एक और चीज लेनी चाहिए थी स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये दूसरा एग्जांपल हम फिर से लेते हैं। ये हो गया, ये एग्जांपल है, ठीक। अब मैं सेम एग्जांपल को चेंज कर रहा हूं। इस पे ले रहा हूं मैं O- और यहां ले रहा हूं फ्लोरीन। इस पे भी ले रहा हूं O- और यहां ले रहा हूं Cl। इस केस में चेंज होगा। अब देखो बात तो सेम ही है, ये आएगा इधर, ये जाएगा इधर, तो हमें सिर्फ चीजें चेंज करनी है, बाकी कुछ नहीं। ये हो गया O, ठीक। यहां पे भी लिख दो O, यहां पे भी लिख दो O, और यहां पे भी लिख दो O। और नीचे क्या है? नीचे सिर्फ आपका फ्लोरीन ऐड होता चला जाएगा। चलो एक काम करता हूँ ना, मैं इसको पूरा समझा ही देता हूँ। चलिए, ये स्ट्रक्चर हमने लिया है, इसमें क्या होगा? ये स्ट्रक्चर हमने लिया है, इसे मैंने O- मान लिया और यहां मैंने फ्लोरीन मान लिया, डबल बॉन्डेड है। ये नेगेटिव चार्ज उतर के आएगा रिंग में, और ये बाहर रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा। तो सेकेंड आरएस क्या बनेगा हमारा? सेकेंड आरएस हमारा बनेगा कि ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि नेगेटिव चार्ज उतर के यहाँ आएगा और ये चला जाएगा यहाँ पे, और फ्लोरीन एज इट इज रहेगा। तो सेकेंड आरएस में हमारा क्या होगा? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, ठीक है। ये आएगा नेगेटिव चार्ज में, ये फ्लोरीन और ये डबल बॉन्ड। अब क्या होगा? अब ये इधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा। नेक्स्ट आरएस क्या बनेगा? नेक्स्ट आरएस बनेगा डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ फ्लोरीन। इसके बाद क्या होगा? ये यहां आएगा और ये वापस से नेगेटिव चार्ज में चला जाएगा। O- डबल बॉन्ड। तो इस केस में टोटल 5 आरएस बने हैं, जो कि आप लोग समझ गए होंगे कैसे बने, ठीक। 5 आरएस इस केस में टोटल बने, क्लियर। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले स्ट्रक्चर की, Cl की। अब इसमें क्या होगा? ये यहां उतर के आएगा, ये यहां चला जाएगा। देखो इसके पास, इस फ्लोरीन के पास वैकेंट डी नहीं था, लेकिन इसके पास वैकेंट डी है, ये हम सबको पता है। हमको पता है कि सेकेंड पीरियड के बाद थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, कोई भी एलिमेंट होगा उनके पास वैकेंट डी होता है। तो ये पता, मतलब ये सब चीजें ना आपको अपने दिमाग में डाल के चलनी है, इनका कोई रीजन नहीं होता।
अभी मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा दिया कि वैकेंट डी होता है, तो आपको ये चीजें हमेशा अपने माइंड में लेके चलनी है। क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड एज इट इज रहेंगे और ये सीएल रहेगा। फिर क्या होगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो नेक्स्ट आरएस इसका जो आने वाला है वो आएगा डबल बॉन्ड ओ, पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज सीएल, और ये एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट में ये यहां जाएगा और ये यहां चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये यहां जाएगा और ये वापस यहां चला जाएगा। O माइनस डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल। तो ये टोटल 5 आरएस तो इसके भी बने हैं, बट क्या इसके अलावा कोई और आरएस इसका फॉर्म हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब देखो 5 आरएस का केस, यानी दोनों अभी तक स्टेबल है, लेकिन यहां नोटिस करो इस पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड वैकेंट डी, ये नेगेटिव चार्ज दो टाइप से मूव कर सकता है। इसका एक और आरएस यहां बना के दिखाता हूं मैं, दिख रहा है? यहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड ओ तो एज इट इज रहेगा, ये बॉन्ड भी एज इट इज रहेगा, लेकिन यहां का नेगेटिव चार्ज ये मूव करके जाएगा नीचे और सीएल पे चला जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इसमें दो टाइप से रेजोनेंस हो सकता था इस पोजीशन पे, एक वैकेंट डी के साथ, तो यहां क्या हो जाता पॉजिटिव चार्ज, या फिर आप पॉजिटिव चार्ज नहीं भी रखते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन इसका नेगेटिव चार्ज नीचे भी उतर सकता था और आगे बढ़ सकता था। तो यहाँ पे इस केस में हमको वैकेंट डी की वजह से 6 आरएस मिले। अब इसमें हमें 6 आरएस मिल रहे हैं, इसमें 5 आरएस मिल रहे हैं। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो ये वाला स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट स्ट्रक्चर। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिर्फ इतना सा है, बिकॉज ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल वी हैव वन मोर आरएस, और मैंने आपको बताया था मोर नंबर ऑफ आरएस मोर विल बी स्ट्रक्चर स्टेबल, ठीक है। तो ये था आपका केस, ऊपर वाले में 5 आरएस मिल रहे हैं, नीचे वाले में 6 आरएस मिल रहे हैं। तो आपको ये चीज हमेशा याद ध्यान में रखनी है कि आरएस अगर हमारे ज्यादा मिल गए तो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और ये किस केस में हो रहा है? ये किस केस में हो रहा है? ये हो रहा है वैकेंट डी के केस में। सीएल के पास वैकेंट डी होता है, फ्लोरीन के पास नहीं होता, ब्रोमीन के पास भी होता है, आयोडीन के पास भी होता है, यानी सेकेंड पीरियड को छोड़ दो तो बाकी सबके पास आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। और वहां पे एक नया रेजोनेंस आता है जिसे हम बोलते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, ठीक है। तो ये था आपका वैकेंट डी का केस। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता हूं, मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो इसको मैं हटा देता हूं। अब आपको क्या करना है, देखो इस केस में जब हमें ये चीज क्लियर हो गई है कि वैकेंट डी अगर ऑर्बिटल है और सामने वाले के पास वैकेंट डी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, वैकेंट डी वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमें मतलब प्रोडक्टिव काम अगर हम करें तो हमको आरएस वगैरह बनाना ही नहीं चाहिए। इस चीज को आप लोग कहीं पे लिख सकते हो, ठीक है, कि वैकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस अगर किसी के पास है और सामने वाले के पास नहीं है, तो उस केस में आपका एक स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा जिसके पास वैकेंट डी होगा। ये है OH और यहां पे मैं लगा देता हूं PS3 माइनस, PS3 माइनस, या फिर PS3 रखता हूं लोन पेयर के साथ। एक केस में मैं दूसरा केस ले लेता हूं OH NH3, या फिर इस स्ट्रक्चर को रुको, इस स्ट्रक्चर को मत बनाओ, इसकी जगह मैं दूसरा स्ट्रक्चर देता। इसकी जगह हम स्ट्रक्चर लेते हैं ये है, और एक बार ये है, ठीक है। अब ये दो स्ट्रक्चर है,
इन दो स्ट्रक्चर में क्या होगा, तो आप सबको पता है कि इन दो स्ट्रक्चर में क्या होने वाला है, रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस कैसे कैसे हो सकता है वो आपको सोचना है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन में लोन पेयर है, बिल्कुल है, इधर भी लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है। अब अगर मैं बात करूं तो इसके पास वैकेंट डी नहीं है और इसके पास वैकेंट डी है, लेकिन क्या इसका वैकेंट डी किसी यूज का है, इसका वैकेंट डी किसी यूज में होने वाला है? तो हम देख लें, तो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यहां जाएगी तो ये यहां पहुंच जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा, और यहां से अगर ये जाएगी तो ये यहां पहुंच जाएगा। लेकिन वैकेंट डी का कोई यूज हो रहा है क्या? वैकेंट डी का कोई यूज नहीं हो रहा है। तो ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ आरएस पे, और लगभग दोनों के आरएस सेम हो जाएंगे। तो यानी कि आरएस की वजह से तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। फिर हम चले जाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट इस स्ट्रक्चर का ज्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है और दूसरा वाला सल्फर है, और सल्फर ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं लूं तो उसमें मैं क्या चेंजेस कर सकता हूं। अब ऑक्सीजन के पास वैकेंट डी नहीं होता लेकिन सल्फर के पास वैकेंट डी होता है। यहां मैं नेगेटिव चार्ज ले लूं और यहां भी नेगेटिव चार्ज ले लूं। अब इस केस में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज लेने की वजह से यहां पे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो जाएगा। तो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होने की वजह से ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बेंजीन रिंग लूं, इस पे लगा दूं NH3 प्लस और यहां ले लूं PS3 प्लस। इन दोनों में अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखूंगा तो इन दोनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, इन दोनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा कि यहां पे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा क्योंकि फास्फोरस है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्ट होने वाले एटम पे देखा करो, डायरेक्टली कौन कनेक्ट हो रहा है, P, और डायरेक्टली कौन कनेक्ट हो रहा है, N। तो यहाँ पे वैकेंट डी नहीं है, यहाँ पे वैकेंट डी है, इसका मतलब सेकेंड स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल देन वन बिकॉज ऑफ डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो ठीक है, आप ये चीज ध्यान रख लेना कि कहीं पे डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल आ रहा है तो वो डी ऑर्बिटल और वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो बिना सोचे समझे उस स्ट्रक्चर को आप ज्यादा स्टेबल बोल सकते हो। तो ये थे आपके टोटल कॉन्जुगेटेड सिस्टम, हमने सारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम देख लिए, ठीक है। इसमें मैंने लगभग बहुत ही क्वेश्चन करा दिए, ज्यादा नहीं करा था वरना फिर हम कॉन्सेप्ट में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या क्या है? रेजोनेंस हो सकता है, जनरली होता ही है, लेकिन हर स्ट्रक्चर में हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये हमने देखा था कि स्ट्रक्चर के पास पाई इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। sp3 अगर कार्बन है या sp3 एटम्स है सारे के सारे, तो उसमें डिपेंड करता है कि किसमें रेजोनेंस हो सकता है किसमें नहीं हो सकता। जैसे अभी हमने कुछ एग्जांपल लिए थे, इसमें sp3 ऑक्सीजन और नाइट्रोजन था, लोन पेयर कंटेन कर रहा था और उसके सामने पॉजिटिव चार्ज वगैरह आ रहा था तो वो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा था। बट एक कार्बन का स्ट्रक्चर में ले लूं, लाइक मैं sp3 सारे के सारे ले लूं, CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसमें किसी भी टाइप का रेजोनेंस नहीं है, जबकि ये कार्बन sp2 भी है, लेकिन इसके सामने कोई sp2 नहीं है, ये भी sp2 है, यानी इसके अल्टरनेट पोजीशन पे कोई भी sp2 नहीं है, सब sp3 है। तो हमें तो रेजोनेंस क्या देखना होता है, रेजोनेंस में अल्टरनेट पोजीशन में पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सिर्फ दो केस को छोड़ दो, पहला जब नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर और वैकेंट डी हो, या फिर पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, या फिर लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज। ये तीन केस छोड़ दो जिसमें एडजेसेंट पोजीशन पे चीजें होने से भी रेजोनेंस हो जाता था। उसका रीजन है क्यों, क्योंकि ये भी पाई इलेक्ट्रॉन में कंसीडर किया जाता है और ये सब भी पाई इलेक्ट्रॉन में ही कंसीडर किए जाते हैं, तो ये अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो जाते थे। बाकी किसी केस में हमने नहीं देखा कि एडजेसेंट पोजीशन पे कोई चीज आ जाए तो उससे आपका रेजोनेंस हो जाए, उसके लिए आपके अल्टरनेट पोजीशन ज्यादा मैटर करते थे। बट इन तीन केस में एडजेसेंट पोजीशन पे भी कोई चीज है
तो वहां पे रेजोनेंस हो जाता है। तो यही चीजें हैं, रेजोनेंस हो सकता है लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाइड होनी चाहिए तभी रेजोनेंस होगा। तो हम बारी बारी से लिख लेते हैं। पहली कंडीशन हमारी है पहली है इन स्ट्रक्चर pi electrons must be present, यानी स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो ही रेजोनेंस हो सकता है, पहली कंडीशन। और इसमें हम और भी एडिशन कर सकते हैं, इन स्ट्रक्चर पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट इन गिवन सिस्टम, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, और सिस्टम मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। तो कॉन्जुगेटेड का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया है, तुम सीधा इधर इसको पहले पॉइंट को लिख सकते हो, इन स्ट्रक्चर पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट इन गिवन सिस्टम और सिस्टम मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। सेकेंड कंडीशन क्या है, ओनली pi electron यानी सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने चाहिए, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं होता। थर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ऐसा नहीं है नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर, नहीं, टोटल। जैसे मैं बात करूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यानी मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में देखूं तो ये कुछ इस टाइप का है पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 16 इलेक्ट्रॉन है। तो रेजोनेंस करने के बाद भी इसमें 16 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए, भले वो बॉन्डेड हो नॉन बॉन्डेड हो कुछ भी हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका भाई इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो गया, ठीक है, तो आप बोल दोगे कि वहां पे भी रेजोनेंस हो रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम। दो स्ट्रक्चर है, दोनों RS है, तो उनमें आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है, चाहे बॉन्डेड हो चाहे नॉन बॉन्डेड हो, तो आपका वो स्ट्रक्चर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है और दो स्ट्रक्चर आपको बना के दे दिए जा रहे हैं तो समझ जाना वहां पे किसी भी टाइप का रेजोनेंस नहीं है, वो सिर्फ दो स्ट्रक्चर हैं। दो स्ट्रक्चर मतलब दो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, उनके बीच में किसी भी टाइप का रेजोनेंस नहीं है। फोर्थ पॉइंट, लाइक और अनलाइक चार्जेस do not present at adjacent position। चाहे लाइक चार्जेस हो चाहे अनलाइक चार्जेस हो, उनका एडजेसेंट पोजीशन पे होना वो नहीं होने चाहिए। जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था एक स्ट्रक्चर था जिसमें दो नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट पे आ रहे थे। सपोज मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लेता हूँ पॉजिटिव CH पॉजिटिव CH3, तो ये नहीं होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। CH2 नेगेटिव चार्ज CH पॉजिटिव या CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी आपके बहुत ज्यादा अनस्टेबल होंगे अगर एडजेसेंट पोजीशन पे आ गया। तो ये चीज ध्यान रखो कि अगर एडजेसेंट पोजीशन पे लाइक और अनलाइक चार्जेस आ रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर आपका बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा और वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करेगा। रेजोनेंस से हम स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देते हैं, ना कि अनस्टेबल, ठीक है। नंबर ऑफ चार्ज मस्ट बी सेम। हम RS की बात कर रहे हैं सिर्फ, ये जितने भी रूल हमने लिखे हैं RS के केस में लिखे हैं, RH का इससे कोई लेना देना नहीं है। RS तो हम बाद में बनाते हैं, तो ये सारे रूल RH के लिए RS के लिए है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए ये सारे रूल्स हम देख रहे हैं, कंडीशंस देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल
जैसे मैं ले लूं CH3 या फिर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये स्ट्रक्चर मैंने ले लिया, ठीक है। अब देखो और दूसरा स्ट्रक्चर में क्या ले रहा हूं, दूसरा स्ट्रक्चर में ले लेता हूं CH2 पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये दो स्ट्रक्चर मैंने ले लिए, तो क्या ये दोनों आपस में RS हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्ट्रक्चर न्यूट्रल है और इस स्ट्रक्चर में ओवरऑल 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों कभी सेम नहीं हो सकते। बट अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा होता CH2 पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, यहां पे CH आएगा, सॉरी यहां पे CH करो, कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, CH कहां तक पहुंचे हम, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2 और नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों केस में बोलो तो इन दोनों केस में चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज सेम है। कैसे? ये न्यूट्रल है तो ये भी न्यूट्रल है, इसमें एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, यानी ओवरऑल तो न्यूट्रल ही है ना, तो नंबर ऑफ चार्ज सेम होने चाहिए। मतलब अगर इसमें ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज होता तो इसमें भी ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था, इसमें एक नेगेटिव चार्ज होता तो इसमें भी ओवरऑल एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था। ये न्यूट्रल है तो इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होने चाहिए ताकि ओवरऑल स्ट्रक्चर आपका न्यूट्रल हो जाए। तो ये थी कंडीशंस रेजोनेंस के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ। देखो स्टेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं वो बाद में कराऊंगा मैं रेजोनेंस के मेसोमेरिक पढ़ाने के बाद। पहले हम मेसोमेरिक स्टार्ट कर लेते हैं, फिर जो इसमें स्टेबिलिटी के कुछ ऑर्डर वगैरह होते हैं, स्टेबिलिटी कंपेयर करने के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपको बाद में करा दूंगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसे आपको देखना है। स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकेंड इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट, जिसको हमने नाम दिया है मेसोमेरिक इफेक्ट। स्टार्ट कीजिए, हेडिंग डालिए मेसोमेरिक इफेक्ट। लिखिए इसमें mesomeric effect is defined as permanent effect of pi electron mesomeric effect is defined as permanent effect of pi electron shifting from multiple bond to atom or from multiple bond to single bond or from multiple bond to single bond or from lone pair to single bond or from lone pair to single bond। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं पूरा। Mesomeric effect is defined as permanent effect of pi electron shifting from multiple bond to atom or multiple bond to single bond or from lone pair to single bond। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखो। दिस इफेक्ट mainly operates in conjugated system of double bond so that this effect is also known as
कॉन्जुगेट इफेक्ट, कॉन्जुगेट इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट में देखो उसने क्या किया, सिंपल सी चीज है। मेसोमेरिक इफेक्ट कहां होगा? मेसोमेरिक इफेक्ट सिर्फ वहीं पे हो सकता है जहां पे सिस्टम कॉन्जुगेटेड हो। सिस्टम का कॉन्जुगेटेड होना जरूरी है, यानी सिस्टम में रेजोनेंस ऑपरेट होना जरूरी है, इसीलिए इसको दूसरा नाम दिया गया कॉन्जुगेट इफेक्ट। अब बात क्या है, बात उसे सिर्फ सिंपल सी बात, तुम्हें रेजोनेंस की बातें बोलती है उसमें। मेसोमेरिक इफेक्ट इज डिफाइंड एज द परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड टू एटम। हम देख चुके रेजोनेंस में मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल डबल से एटम के पास जहां पे कुछ नहीं होता वहां डबल बॉन्ड या लोन पेयर चला जाता है, ठीक है। और फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड, कार्बन के भी स्ट्रक्चर्स आप कोई भी ले लो, मल्टीपल बॉन्ड से आप शिफ्टिंग कराओगे सिंगल बॉन्ड पे चला जाएगा। और फ्रॉम लोन पेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो इसने सिर्फ रेजोनेंस की बात लिखी है। मेसोमेरिक इफेक्ट एक्चुअल में क्या है? मेसोमेरिक इफेक्ट में हम कॉन्जुगेशन देखते हैं, रेजोनेंस देखते हैं, यानी ये सीधा सीधा रेजोनेंस पे डिपेंड करता है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसका दूसरा नाम होता है कॉन्जुगेट इफेक्ट। टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मेसोमेरिक इफेक्ट भी दो टाइप के होते हैं, एज लाइक इंडक्टिव इफेक्ट प्लस एम, यानी प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट, और माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट। ये भी दो टाइप के होते हैं, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट और माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट। प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होगा? व्हेन अ ग्रुप donates its electron density to conjugated system। यानी आपने कोई conjugated system लिया है, ठीक है, उसमें ग्रुप अगर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहा है तो वो प्लस एम ग्रुप होगा। देखो माइनस आए या फिर इंडक्टिव और मेसोमेरिक, दोनों में चीजें सेम है। अगर बात करूं माइनस आई की या माइनस एम की, तो दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। और बात करूं प्लस आई की या प्लस एम की, तो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है। बट इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इंडक्टिव में किसी भी टाइप का रेजोनेंस होना जरूरी नहीं है, रेजोनेंस हम वहां नहीं देखते। लेकिन मेसोमेरिक की कंडीशन क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट की जा रही है या फिर विड्रॉ की जा रही है, इसके लिए सिस्टम मस्ट बी इन कॉन्जुगेशन, या सिस्टम कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना ही चाहिए। ये मेसोमेरिक की कंडीशन है। इंडक्टिव में ऐसा कुछ नहीं है, इंडक्टिव में सीधा सीधा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? यहाँ पे सिर्फ हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे हम रेजोनेंस या कॉन्जुगेटेड सिस्टम के थ्रू ही मेसोमेरिक को बता सकते हैं। तो ये इनका मेनली मेजर डिफरेंस है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि इंडक्टिव में किसी भी टाइप के रेजोनेंस की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मेसोमेरिक में आपको रेजोनेंस होना जरूरी है, तभी वहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, वरना नहीं होगा। तो प्लस एम ग्रुप वो होते हैं जो क्या होता है, व्हेन अ ग्रुप डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जब अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम को देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। अब NH2 एक ग्रुप है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अब इसमें क्या होगा, लोन पेयर उतर के यहां आएगा और ये यहां चला जाएगा। तो लोन पेयर क्या हो रहा है, यानी ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सिस्टम को दे रहा है ना, तो ये डोनेट कर रहा है। तो सिस्टम को जब भी डोनेट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट। और अगर मैं इसका पूछूं आई इफेक्ट क्या है, तो ये है सिस्टम, ये NH2, यानी इस कार्बन से डायरेक्टली नाइट्रोजन कनेक्ट हो रहा है, तो माइनस आई देखोगे तो कार्बन नाइट्रोजन में किसका ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का। तो यहाँ पे क्या है, माइनस आई, ये ग्रुप क्या दिखा रहा है, माइनस आई और प्लस एम। ये चीज ध्यान रखना, चीजें चेंज हो गई। NH2 रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, लेकिन इंडक्टिव देखें तो इंडक्टिव के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा है, तो वहां पे प्लस एम और माइनस आई है। और ये बात याद रखना कि प्लस एम एंड माइनस आई अगर एक साथ कहीं पे आ गए तो प्लस एम डोमिनेंट होता है, प्लस एम डोमिनेंट होता है, यानी कि प्लस एम
ग्रेटर देन माइनस आई। एक एक्सेप्शन आ जाएगा इसमें, उसको मैं अभी लिखवा देता हूं। एक्सेप्शन कब आएगा? इन केस ऑफ हैलोजन। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे, आज तो नहीं, आज सिर्फ मैं आपको प्लस एम और माइनस एम के ग्रुप वगैरह बता दूंगा और माइनस एम प्लस एम क्या है वो बता दूंगा, ठीक है। इसके क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन केस ऑफ हैलोजन माइनस आई इज डोमिनेंट ओवर प्लस एम। तो इन सब पे दोबारा भी बात करूंगा, बट इन चीजों को तुम कॉपी के ऊपर लिख लेना कि प्लस एम और माइनस आई एक साथ ऑपरेट हो रहे होंगे, तो भले ही माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और प्लस एम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बट बात होगी अगर स्टेबिलिटी की, तो प्लस एम ज्यादा स्टेबल माना जाता है माइनस आई से। बट अगर हेलोजन का केस आ गया तो माइनस आई आपका ज्यादा डोमिनेंट होगा, यानी वहां पे हम स्ट्रक्चर को माइनस आई के बेस पे देखेंगे, प्लस एम के बेस पे नहीं देखेंगे। और अगर हेलोजन नहीं है तो फिर हम ऑलवेज स्ट्रक्चर को प्लस एम के बेस पे देखेंगे। अब देखो मैं तुम्हें सीधा सीधा सा बता देता हूं कि माइनस एम अभी मैंने नहीं लिखवाया है, लिखवा दूंगा। एक नोट लगा लो, नोट है, यहां से तुम डायरेक्टली प्लस एम और माइनस एम के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। नोट क्या है? नोट है इफ अ ग्रुप contains negative charge or lone pair, then it always show plus m इफेक्ट। किसी ग्रुप पे अगर नेगेटिव चार्ज है या फिर लोन पेयर दिख रहा है तो वो ऑलवेज प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा। फॉर एग्जांपल एक दो एग्जांपल मैं करा देता। फ्लोरीन, ठीक है, O माइनस, OH। इस फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, तो कुछ नहीं सोचना, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिस्टम के पास जाएगी, प्लस एम दिखाएगा। नेगेटिव चार्ज है, प्लस एम दिखाएगा। लोन पेयर है, प्लस एम दिखाएगा। तो सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्ट होने वाले एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज है या फिर उस पे लोन पेयर है तो वो हर कंडीशन में प्लस एम ही दिखाएगा, ठीक है। तो नोट लिख लो और ये दो तीन एग्जांपल है, ये लिख लो। और एक काम करना, दो लाइन छोड़ के माइनस एम हेडिंग डाल दो। वो दो लाइन में इसलिए छुड़वा रहा हूं कि अभी मैं आपको ग्रुप लिख के दे दूंगा, ठीक है, तो आप उसको नोट कर लेना। बट पहले मैं माइनस एम के बारे में बता देता हूं। लिख लिया? ये सेम नोट रहेगा, 2 सेकंड ध्यान से देखना। सेम नोट रहेगा, बस चीजें क्या चेंज हो जाएंगी। पॉजिटिव चार्ज एंड नो लोन पेयर इज प्रेजेंट, या फिर इसको मैं लिखवा दूंगा अलग से, तुम वरना तुम कल्याण कर दोगे तुम पूरा। चलिए, तो आप लोगों को क्या करना है, इतनी चीजें लिखने के बाद दो तीन लाइन छोड़ दो और हेडिंग डालो माइनस आई इफेक्ट। प्लस और माइनस एम ग्रुप में लिखवा दूंगा अभी उन दो तीन लाइन में, आप उसके लिए जगह छोड़ दो। माइनस आई इफेक्ट माइनस एम क्या हो जाएगा? तो देखो प्लस एम में क्या था, व्हेन अ ग्रुप डोनेट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो इसमें क्या हो जाएगा, व्हेन अ ग्रुप विथड्रॉ electron density from conjugated system, then it is called minus I effect और minus M group, ठीक है। कैसे? जैसे मान लो मैं स्ट्रक्चर लूं CH3 या फिर CH2 डबल बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड CH2 या फिर CH डबल बॉन्ड NH, ये मैं ले लूं, या फिर मैं इसको कैसे करूं, ट्रिपल बॉन्ड करूं, ट्रिपल बॉन्ड N, ये मैं ले लेता हूं। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर अगर मैंने लिया तो देखो ये हमारा ग्रुप है N और ये हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे आ रही होगी, आएगी ऐसे। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी ऐसे आएगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर की तरफ जा रही है, ना कि सिस्टम के पास आ रही है। तो एरो का इंडिकेशन क्या है, यहां से बाहर की तरफ हम ग्रुप की तरफ दिखा रहे हैं, तो ये क्या दिखाएगा, -m दिखाने लग जाएगा। और उस केस में क्या हो रहा था, सिस्टम की तरफ आ रही थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरो का इंडिकेशन ऐसे था, और इस केस में कैसा है, बाहर की तरफ जा रही है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा तो -m ग्रुप होगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो +m ग्रुप होगा। अब इसमें भी लोन पेयर है, लेकिन लोन पेयर होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लोन पेयर होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर का मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि लोन पेयर है बट क्या यहाँ पे नाइट्रोजन इस लोन पेयर को देके 4 बॉन्ड बना देगा, क्या नहीं बना सकता ना, कंडीशन थी। डबल बॉन्ड होता तो हो जाता, डबल बॉन्ड होता तब ये नीचे आ जाता और इधर चला जाता, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आई ही नहीं। तो ये है आपका -m इफेक्ट। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO लगा दूं। अब तुम्हारे हिसाब से तो यहाँ कोई रेजोनेंस है नहीं क्योंकि तुम मान लो, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ रेजोनेंस है। अगर मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में देखूं तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इस केस में क्या होगा, ये ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप और ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो सिस्टम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर की तरफ फेंकेगा, यानी कि ये क्या दिखाएगा, CHO ग्रुप -m दिखाएगा। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट होने वाले कार्बन पे ना तो लोन पेयर है ना ही कोई निगेटिव चार्ज है, तो याद रखना जो हमने एक नोड लिखा था +m के केस में, यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा। अगर लोन पेयर नहीं दिख रहा है डायरेक्टली कनेक्ट होने वाले एटम पे तो वो ऑलवेज -m शो करेगा, ये तुम्हारे लिए शॉर्ट ट्रिक है। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर है तो वो ऑलवेज +m होगा, और लोन पेयर अगर तुम्हारा नहीं है डायरेक्टली कनेक्ट होने वाले एटम पे तो ऑलवेज -m होगा। ठीक है, सेम एज नोट, अब तुम्हें एज इट इज कॉपी करना है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो +m दिखाएगा, और किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो -m दिखाएगा। ये चीज भी तुम ध्यान रखना। तो ये था तुम्हारा दूसरा एग्जांपल। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NO2 और इसे पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्टली कनेक्ट होने वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, विच मींस वो -m होगा ही होगा। तो ये थे तुम्हारे +m और -m। ठीक है, इसमें मैं क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और ज्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा, आज फिलहाल इस पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराता। ठीक तो अभी मैं आपको कुछ ग्रुप्स लिख के दे देता हूं, आप उन ग्रुप को लिख लो जो मैंने लाइन छुड़वाई थी, +m के केस में +m और -m के केस में -m। तो आप लोग उन ग्रुप्स को लिख लेना, मैं वैसे हेडिंग डाल दूंगा +m ग्रुप्स और -m ग्रुप, और वो उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो ये आपके कुछ ग्रुप लिखे हुए हैं। +m ग्रुप सबसे ज्यादा कौन दिखाता है, O-, फिर NH2, NHR, R अल्काइल ग्रुप है, NR2, फिर OH, फिर OR, OCOR, PH मतलब फिनाइल, FCl, Br और I। ठीक है, ये आपके दिखाते हैं +m ग्रुप। NO2 सबसे ज्यादा -m दिखाने वाला ग्रुप होता है, फिर आता है साइनाइड, फिर आता है अल्डिहाइड। ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप मतलब दोनों अगर R हुए तो कीटोन बन जाएगा, एक H हुआ तो एल्डिहाइड बन जाएगा। फिर आपका आता है, ये है एनहाइड्राइड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड और COO-। तो ये आपके +m ग्रुप्स और -m ग्रुप्स हैं, इन्हें आप लोग नोट कर लीजिए।
फिर जब इसके क्वेश्चंस में कराऊंगा तब मैं बताऊंगा आपको कैसे पहचाना जाता है कि कौन प्लस एम दिखाएगा और कौन माइनस एम दिखाएगा। चलिए ये थी हमारी आज की क्लास। बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में प्लस एम और माइनस एम के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से इन सारी चीजों को ऑब्जर्व कीजिए और शाम की क्लास में अपने डाउट्स वगैरह पूछिए, क्या आपके डाउट्स है।